जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। अरे करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जी हाँ, सबका यही सवाल है कि सर आप इस तरह के पढ़ाते पढ़ाते इस तरह से आप एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, किस तरह से समझाने का जो तरीका है ये कहाँ से लाते हैं। दोस्तों, मैं आप ही लोग से सीखता हूँ। मैं डेली लाइफ को देखता हूँ और उसी को सीख करके मैं आप लोग के सामने यहाँ पर पेश करता हूँ। तो मैं फिर से वही एक फॉर्मेलिटीज कर दूं कि विजन केमिस्ट्री क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वह हाफ टॉपिक है। हाफ बोले तो मतलब इससे पहले मैंने जो क्लास दिया था उसका आधा टॉपिक आज इस क्लिप में चढ़ाया जाएगा। पिछला आप क्लास में देखे होंगे, मैंने ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। तो ऑस्मोसिस क्या था? तो एक घटना था जिसमें कि एक एसपीएम को यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रख करके अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को अलग कर दिए थे, मतलब इस तरह का ये है कंटेनर, यह एसपीएम था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर है मान लिया जाए तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर। मत करो इंतजार दोस्त, कोई किसी का नहीं करता है। इधर आप देख के बता सकते हैं कि यह लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर तब तक जाता है जब तक कि दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या लॉ है, उस लॉ को बताने जा रहे हैं। तो भाई दो लॉ है। बोले लॉ क्या है? लॉ लॉ होता है। लॉ मतलब जो बार बार प्रयोग करने के बाद रिजल्ट आता है वही लॉ है। ओके, तो उस लॉ को यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या है वह लॉ और उस लॉ से कौन सा फॉर्मूला आता है और वह फॉर्मूला आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। वह नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जेईई मेंस के लिए होगा, 12th के लिए तो होगा ही होगा। बोर्ड क्या होंगे सारा मैं बता दूंगा। आप लोग देखते रहिए, चैनल में बने रहिए। याद रखिएगा, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा चैनल में। अगर जानना है दोस्तों तो स्किप ना करें, बने रहिए। स्किप करने के बाद तो कुछ नहीं मिलता। तो दो लॉ है। तो यहां देखिए लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो लॉस है दोस्तों। पहला है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ? समझिएगा, यदि टेम्परेचर नियत हो तो किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, मैं लिख दूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution. ओके, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। फर्स्ट केस में फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बॉयल वांट ऑफ लॉ क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो सर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल कैसे होता है? तो पहला लोग आप लोग देखें, क्या देखें, देखिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पाई, पाई क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो पाई किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो पाई सर सी के प्रोपोर्शनल होगा। भाई साहब सी क्या है जरा बताइए सर? कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? क्या है कंसंट्रेशन? तो आप बोलेंगे कंसंट्रेशन क्या है? द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, मेरे हंसते गाते खेलते डांस करते करते आप लोगों को ऐसा ऐसा मैं बात बता रहा हूं, याद रखिए ये जिंदगी भर काम देगा और पढ़ाई में बिल्कुल काम देगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा लॉ क्या बोलता है। दूसरा लॉ है वांट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? थोड़ा सा 11th का भी कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़े होगा कि हम 12 में आ गए 11th बिल्कुल गोल है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है आते जाता है बिना 11 पढ़े 12 में आ जाता है, हाँ सर हो जाएगा, याद कर लेंगे, रट लेंगे। कब तक? जिंदगी रटने का चीज नहीं है, और केमिस्ट्री रटने का चीज है ही नहीं। केमिस्ट्री को समझने का, जब तक जिंदगी में केमिस्ट्री नहीं आएगा ना दोस्त, केमिस्ट्री पढ़ने का मजा नहीं आएगा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स बाबा क्या बोल के गए आप? क्या बोल के चले गए? तो बोले एट कांस्टेंट concentration, concentration, at constant concentration the osmotic pressure, the osmotic pressure is directly proportional to the absolute temperature. क्या आप बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट केल्विन, टेम्परेचर एट केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां क्या हम बोल सकते हैं कि दैट इज पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी वेयर सी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। पहला से पता चला कि पाई है सी के प्रोपोर्शनल, दूसरा लॉ से पता चला कि पाई है टी के प्रोपोर्शनल। तो हम दोनों को मिला करके हम कॉम्बाइंडली क्या बोल सकते हैं कि पाई सी और टी यानी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के प्रोपोर्शनल है। मतलब देखिए यहां पर देखिए, ये अगर इसके प्रोपोर्शनल है, फिर ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये इस दोनों के प्रोपोर्शनल है कि नहीं? देख लीजिए, है ना? यहां पर देखिएगा, अब है ना कि दोनों को हम लोग मिलाएंगे, है ना? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ हम लिख सकते हैं उसके बाद में कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा लगेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ क्या होगा? तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, सी इंटू टी। सी कैट, कैट मैंने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट मैंने चूहा, कैट रैट, कैट रैट, सी के बाद आर। देखिए यहां पर क्या आता है ना कि पाई इज इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी। एक कांस्टेंट आता है उसका नाम है आर, तो आर को मैं बीच में डाल दूं, है ना? मेहमान है अभी भी आया है तो थोड़ा सा बीच में जगह दिया। यहां देखिएगा, आर एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है गैस कांस्टेंट। इसका नाम है गैस कांस्टेंट, ओके? इसका नाम है गैस कांस्टेंट। अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्या है ना कि अगर देखा जाए तो सी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सी तो कंसंट्रेशन हो गया, और कंसंट्रेशन हम अभी बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है सी के बदले में एन बाय वी हम लिख सकते हैं इंटू आर इंटू टी। हमेशा याद रखेंगे जब तक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते रहे तब तक हम लोग बी को सॉलिड पार्टिकल मान के चले हैं और ए को हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल मान के चले हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट का बात है तो सॉल्यूट में बी हो जाएगा एन बी, और पाई इज इक्वल टू एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। एन बी क्या है? तो सर नंबर ऑफ मोल्स है। 11th क्लास चले, पिछला क्लिप में देखिए जा करके मैं बताया हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बार बार भूल जाते हो यार, याद रखो जिंदगी में,
हमेशा याद रखना एक घर जाके क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके ठीक, अब देखेंगे एमबी के बदले में क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डब्ल्यूबी बाय मॉलिक्यूलर मास मींस एमबी इनटू क्या है ना, इनटू भी और ऊपर में क्या है, इनटू आर इंटू टी, यानी बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाय एम बी इंटू भी। यह ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला आ गया, इससे हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, आगे आप लोग बढ़ सकते हो यहां से। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझेंगे इस तरह से, यदि एक ही टेम्परेचर पर दो अलग अलग सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशंस ये है ना, और एक सॉल्यूशंस ये है, इसके अंदर में है सॉल्यूशन डाला हुआ, ओके, ये सॉल्यूशन ए है और ये है बी है। अगर एक ही टेम्परेचर पर दो अलग अलग, मतलब कहने का है कि इसका कंसंट्रेशन अलग है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, अलग है, तो अगर एक ही टेम्परेचर पर, अगर टी टेम्परेचर मान लिया जाए, अगर एक ही टेम्परेचर पर दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, याद रखेंगे, यानी आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्लियर है। अब यहां देखते हैं क्या होता है इसके लिए, कैसे मान लिया जाए, न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कैसे आता है वो मायने रखता है। न्यूमेरिकल्स आता है कि दो सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, दोनों का परसेंटेज दे दिया जाएगा, बोलेगा क्या कि कोई दो सॉल्यूशन है जिसमें एक में सोल्यूट 5% है, दूसरा में सोल्यूट मान लिया जाए 0.677% है, तो एक का दे देगा मॉलिक्यूलर मास, तो दूसरा का मॉलिक्यूलर मास निकाले, या कुछ भी दे निकालने के लिए उसको इस तरह से बनाएंगे। आप देखिए बने रहिएगा, ठीक है, दो सॉल्यूशन है, हमको वहां पर लिख देना पड़ेगा, कोई भी न्यूमेरिकल आए वहां फेंक के मारिए यही वाला, देखिए कि सिंस द सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक मतलब कि पाई ए इज इक्वल टू पाई बी होगा, पाई इज इक्वल टू पाई बी, आइसोटोनिक है, पाई आइसोटोनिक है तो पाई इज इक्वल टू पाई बी, दोनों इक्वल है, ओके, तो पाई इज इक्वल टू पाई बी होगा। अब है कि पाई इज इक्वल पाई बी, पाई के बदले में हम लिख सकते हैं सी इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू, इस पाई के बदले में भी फिर क्या कर सकते हैं, सी इंटू आर इंटू टी। अब यहां पर है यह ए का है और यह क्या है, बी का है। अब ये देखिए आर क्या है, तो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो फिक्स होता है अलग अलग के लिए, ओके, गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो यहां पर फिक्स है, तो आर का वैल्यू सेम है, टी तो हम बता दिए कि आइसोटोनिक के लिए टेम्परेचर सेम होता है, तो कहां पर वेरी करेगा, कंसंट्रेशन, तो बोल सकते हैं Ca इज इक्वल टू Cb। आपको कहीं भी नहीं जाना है, बस याद रखना है अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन उसका दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। कंसंट्रेशन को जैसे इक्वल करेंगे आप क्या पाएंगे, देखेंगे कि C क्या है, कंसंट्रेशन, यानी इसके बदले में हम Na/V लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, Nb/V। अब फिर यहां पर आप देखेंगे तो दोनों के नीचे में V है, डिनोमिनेटर में V है, V हम लोग यहां पर लीटर में हम लोग क्या डिफाइंड किए हैं, पर लीटर में डिफाइंड किए, इसलिए V हम लोग रख दिए, ओके। अब यहां पर आगे अगर देखें तो आगे हो सकता है Na इज इक्वल टू Nb, आप यहां तक भी जाएंगे, क्लियर है। अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आप इतना लंबा तो नहीं कीजिएगा ना, डायरेक्ट यहां पर आइएगा, इसमें भी नहीं आना है, डायरेक्ट क्या करना है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सर गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू इसका, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये वाला आप याद रखिएगा, इसमें से कोई एक गायब कर देगा, 3 दे देगा, आपको निकालना होगा, क्लियर है, कितना आसान सा है ना, कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको याद रखना है क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है, इजी है। अब एक सॉल्यूशन आता है उसको बोलता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई हो, ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताया,
पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखेंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में क्वेश्चन कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक रहेगा केबी, दूसरा रहेगा पाई, तीसरा रहेगा डेल्टा टीबी, फोर्थ रहेगा डेल्टा टीएफ। कौन सा नहीं है? अब कंफ्यूजन में सब एक टाइप का लग रहा है तो इसको नहीं मार देंगे, गलत हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो केबी, क्योंकि केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके दोस्तों, आपके कमेंट्स पर ही मेरा वीडियो डिपेंड करता है कि आपका कमेंट्स किस प्रकार का आता है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा तो आप लिखिए अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसे भी लिखिए, ठीक है। और कोशिश करें कि मेरा चैनल पर डेली आप आके एक बार ओपन करें और न्यू वीडियोस का लाभ उठाएं। तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।